फलां सोया हुआ है, तो ये ज़रा एक तरह का शौक है, उससे फ़ौरन बंदा जाग जाता है ना, इसलिए ये बात कहता हूँ। मुझे पता है आप लोग सोए हुए नहीं हैं, तो अच्छा जी। ठीक है, तो हम लोग इस स्लाइड पे थे, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ पढ़ा और आपके अगर इस मॉडल में से कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर इस मॉडल को कंप्लीट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मोहम्मद फहद को ऐड कर दें सर। वो फहद को हम रोज ही ऐड करते हैं, चलें फिर कर लेते हैं। फहद का क्या था यार, एक मिनट मुझे मोबाइल निकालने दो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल में देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। जीरो 409171314 एक मिनट 0409 हाँ 1713 1713 141। 141। थैंक यू सर। पूरा क्या बनता है? @student @student@gmail.com आई थिंक सर। कंफर्म नहीं सर, मैं देख QAU.edu.pk हो गया सर, वो कह रहा हो गया बस। हो गया, चले ठीक ठीक ठीक। चले, और किसी का भी इशू है? ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर? अच्छा जी, तो हम लोगों ने अभी तक बात ये की थी, मैं जल्दी से इसको रिकैप करता हूँ कि हमारे पास YC में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से दो रूट्स आते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, दूसरी ये है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और थर्ड केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम अगली चीज़ जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं, उन दो रूट्स का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू gamma 1 plus alpha, and the product of root is alpha gamma, right? और थर्ड कंडीशन ये है कि 1 minus first root into 1 minus second root is equal to 1 minus gamma। अब हमने इसके बाद ये किया था कि हमने डिफरेंट कंडीशंस पुट की थी। लाइक हम पहला वाला केस कर रहे हैं जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि वी हैव टू रूट्स एंड बोथ रूट्स आर distinct roots. So in case of distinct roots, case one is that both the roots are between 0 and 1. Like one root is 0.5 and the second is 0.7 suppose. So when we substitute 0.5 and 0.7, तो इन दोनों पॉजिटिव रूट हैं, तो पॉजिटिव रूट का सम क्या आता है? पॉजिटिव रूट का सम जो है वो पॉजिटिव ही आता है। सो गैमा इंटू 1 प्लस अल्फा इज ए पॉजिटिव टर्म, और इसी तरीके से दो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, और केस 2 पे आ जाएं। केस 2 में हम ये बात कर रहे हैं कि व्हेन अवर वन रूट इज बिटवीन 0 and 1 and the second root is equal to 1, ये बात कल भी मैंने बताई थी कि दिस लैम्डा 2 is equal to 1। तो 1 होने का मतलब ये, अगर इनमें एक भी रूट 1 है तो आपको ये बात पता है कि ये जो थर्ड इक्वेशन 18.16 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड 0 आने का मतलब है दोनों को इक्वेट करना है ना, दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आने का मतलब ये है कि इसमें gamma 1 is exactly equal to 1। And the case 3 is when one root is less than 1 and other root is greater than 1. Less than 1 but positive, when one root is between 0 and 1 and other root is greater than 1। तो उस केस में जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको ये बात पता है कि दोनों का रिजल्ट देखें, सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप यहाँ पे एक नंबर ऐसा आप पुट करें जो लेस देन 1 है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। यहाँ आप पुट करें एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टर्म इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव राइट हैंड साइड कब नेगेटिव आएगी? व्हेन गैमा इज पॉजिटिव, राइट। उसके बाद फोर्थ केस में आ जाएं, व्हेन वन रूट इज वन ऑफ द रूट इज 1 एंड द सेकंड इज ग्रेटर देन 1। तो किसी एक रूट को जब आप 1 करते हैं और यहाँ पुट करते हैं, देखें पहली बात तो यह कि सम ऑफ रूट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक 1 आ रहा है और एक ग्रेटर देन 1 आ रहा है,
तो उस केस में गैमा इज इक्वल टू 1 होगा। मीन फोर्थ और सेकंड केस एक ही तरह से आएंगे। फिफ्थ केस में हम ये बात कर रहे हैं कि व्हेन बोथ आर ग्रेटर देन 1, जब दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे, सम इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन बोथ रूट आर ग्रेटर देन 1, मीन 1 minus 2, 1 minus 3, एक रूट आपका 2 है, दूसरा 3 है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब ये है कि अगेन गैमा इज बिटवीन 0 and 1 एंड अल्फा गैमा इज अच्छा यार, ये हम क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट रूट में हमने क्या कहा था? फर्स्ट रूट में हमने क्या बात की थी? अल्फा गैमा वाली बात आप में से कोई रिपीट करे? कल किसी ने पूछा भी था कि मुझे समझ नहीं आई कि अल्फा गैमा लेस देन 1 किस तरह से है, तो मैंने कहा मैं देख के बताता हूँ। फर्स्ट केस में सर बुक से भी पढ़ा था, लेकिन ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये पॉइंट अल्फा क्लियर गैमा वाला मैं भी इसको यही समझ रहा था, अभी मेरे जहन में आया यार, सॉरी। अच्छा, अब होता किस तरह से है यार? मुझे ये बताओ कि ये जो गैमा 1 गैमा 2 है, ये लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है? सर दोनों लेस देन 1 है ना, बिटवीन 0 and 1 है। बिटवीन 0 and 1, वन नंबर इज 0.5, अदर नंबर इज 0.7, तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? लेस देन 1 नहीं आना चाहिए। दिस इज नॉट लेस देन 0, हम कंफ्यूज कर रहे हैं इसको लेस देन 0 से। ओके सर, ये less than कंडीशन 0 उन्होंने लगाई कि अगर आप इधर ये पुट करेंगे तो ये आएगा। समझ आ गई है सर। हाँ, क्योंकि देखो ना, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम पुट करेंगे जैसा लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए वैसा राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है अल्फा गैमा इज आल्सो लेस देन 1। यस सर, समझ आ गई, इनको समझ आ गई। इक्वेट करना है, तो इस वजह से ये लेस देन 1 है। मैं अभी भी ये कह रहा था कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन, इसको हम मिक्स कर रहे हैं शायद, लेस देन 0 और लेस देन 1 को आपस में मिक्स कर रहे हैं। लेस देन 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बट इट इज लेस देन 1। ठीक है, तो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, ओके अब सर, यहाँ पे थैंक यू। ये जो फिफ्थ वाला था, यहाँ से ये चीज क्लियर होती है ना। when both roots are greater than 1, if both roots are greater than 1, then the sum is positive, product is positive, and it is greater than 1 because one root is 1.5, second is 3। तो सपोज उन दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ग्रेटर देन 1 ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी प्लीज सर अभी ये फिफ्थ केस में देखे तो जो ये गामा है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इक्वल नहीं है। 0 और 1 के बीच में आपने यहाँ पे ये तीर लगा के देखे तो ये 0 और 1 0 और 1 के दरमियान है। हाँ, तो अब भी 0.0 और 1 के दरमियान अगर 0.9 ही लेते हैं, चले सर 0.9 मल्टीप्लाई बाई अगर 2 करेंगे, जी सर 1 से ग्रेटर ही आता है। सॉरी सर, ठीक है ना? नहीं, ठीक है सर। सुनो बात, वो ऐसा नहीं है। बात जरा समझे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो दो रूट्स हैं ना, एक गैमा 1 है, गैमा 2, सॉरी क्या है ये, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। आप कोई से दो रूट एज्यूम करो जो ग्रेटर देन 1 हो, एक 2 एज्यूम करो, एक 3 एज्यूम करो। दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 को ग्रेटर देन 1 एज्यूम करना है। सपोज 1 is 2, अदर इज 3। ठीक है, मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि भी ऐसे रूट जिनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1, तो वो जब आप यहाँ पुट करेंगे ना, तो अल्फा गैमा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो मैंने केस 1 2 3 4 5 केसेस लिए हैं, इसमें कहीं ऐसा हम कोई केस ले रहे हैं जिसमें लैम्डा नेगेटिव आ रहा है, जिसमें लैम्डा नेगेटिव हो? कोई एक केस भी है? ग्रेटर देन 0 है। नहीं है। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा क्यों नहीं है, वो मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी है। कोई भी एक रूट नेगेटिव करें, कोई भी एक रूट जब आप नेगेटिव करेंगे, यहां पुट करेंगे ये 18.15 में, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है, तो राइट हैंड साइड को भी नेगेटिव आना चाहिए ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्फा और गैमा का प्रोडक्ट नेगेटिव आए? कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम नेगेटिव केस ले ही नहीं रहे। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो हमें पुट करने के बाद पता चलता है कि ये हैं या नहीं है, लाइक 1 2 3 4 5। और कुछ ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा
तो उस केस में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इस वजह से हम ये केस ले ही नहीं रहे, क्योंकि अल्फा एंड गैमा बोथ आर पॉजिटिव, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक और केस देखते हैं, व्हाट अबाउट व्हेन बोथ आर नेगेटिव, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ आर नेगेटिव, तो उस केस में सम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या सम है, नेगेटिव प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, पॉजिटिव। सम पे आ गया हूं, मैं सम पे, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को लेके चलना है ना। तो हम दोनों कंडीशन, ना बच्चे इधर 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 दोनों को अगर सम करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। -2 -3, the sum is -5 and the sum -5 is not possible because right hand side is gamma and alpha, both are positive। तो इस वजह से इसकी जो कंडीशन है कि एक भी रूट इसमें कोई नेगेटिव आएगा तो हमारी जो है ना वो इसमें वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से मैच नहीं करता। इस वजह से नेगेटिव साइड वाले रूट को मैंने कंसीडर ही नहीं किया। क्या ये बात समझ आई है? यस सर। जी सर समझ। मैं रिपीट करता हूं कि जो नेगेटिव रूट्स है ना, नेगेटिव रूट्स, वो नेगेटिव रूट्स मैथमेटिकली तो आ सकते हैं, लेकिन हमारी ये जो इकोनॉमिक्स की कंडीशन है ना कि अल्फा गैमा बोथ आर पॉजिटिव, दिस प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, अल्फा ये वाला जो है ना लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 शुड बी पॉजिटिव, ये जो हमारी कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को पूरा नहीं करता। क्या कर रहे हो, माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है और आवाजें आ रही हैं यार। अभी कोई भागता भागता लगता है पहाड़ चढ़ रहा है। अब ठीक हो गए, अच्छा ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जा रहे हैं, ये वाले। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वही वाली बात है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब आप इधर आ जाएं केस 2 पे। केस 2 पे क्या है, व्हेन बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। अच्छा, अब आपको पता है जो दोनों रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो पहला वाला केस, मैं सबसे पहला केस लेता हूं। सपोज आप मुझे ये बताएं कि क्या ये वाला केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है इसमें। ये केस अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाइक अल्फा सॉरी लैम्डा 1 इज नेगेटिव, या बल्कि इसको यूं कर लेते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1। ये दोनों इक्वल है ना, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो आप मुझे बताओ क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? नेगेटिव नहीं सर, नहीं हो सकते सर। वही वाली कंडीशन नहीं क्यों नहीं हो हो सकते। सकते? बिकॉज अच्छा है, अच्छा ठीक है, जीरो पे इक्वल लाना। हाँ जी, हैं तो दोनों इक्वल ना, हैं तो दोनों इक्वल, इसलिए या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, कोई एक कंडीशन होगी। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये जो पिछली कंडीशन में हम बात कर रहे हैं ना, पिछली वो स्लाइड, हाँ जी, सम माइनस आएगा जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ जो केसेस लिए हैं, देखो कौन से ले रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ both are equal between 0 and 1, both are equal, both are 1, both are greater than 1, लेकिन नेगेटिव नहीं लिया, कहीं भी मैंने लेस देन 0 नहीं लिया। अब अगली बात करते हैं, when both roots are between 0 and 1, then क्या होगा, उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा? ग्रेटर अगर बोथ 1 हो गए तो 1 ही आएगा सर। ना पहला केस, ये जो 6th केस है, both are between 0 and 1, तो प्रोडक्ट नेगेटिव सॉरी लेस देन 1 आएगा ना, नेगेटिव नहीं, लेस देन 1, लेस देन 1 ही आएगा सर। ठीक है। ग्रेटर और देन 1 आएगा सर। ना यार, ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा यार? 0.5 सर आपने कहा था बिटवीन 0 एंड 1, तो उन दोनों का प्रोडक्ट देंगे तो ग्रेटर देन। नहीं यार, अभी समझाइए मैंने बात को, वो ग्रेटर देन 1 नहीं आता, पॉजिटिव आएगा लेकिन 1 से लेस आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है,
वो आएगा पॉजिटिव आएगा बट लेस देन 1 आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? मीन 0.5 कर लो ना, तो 0.5 इज 0.25 विच इज अच्छा। हम जो कंफ्यूज करते हैं ना, मैं भी फर्स्ट वो लुक में यही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यार ये नेगेटिव कैसे आया है, लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव लेस देन 0 है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन स्टार्ट में होती है, लेकिन चलें वो क्लियर हो गई। दूसरा केस, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 का मतलब है गैमा 1 आ रहा है, लैम्डा ग्रेटर देन 1 का मतलब है गैमा लेस देन 1 और ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास सारे पॉसिबल 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई और केस आता है इक्वल रूट्स का तो आप मुझे बताएं, कोई है और कोई केस जो इक्वल रूट्स का बनता है? जी बच्चों। नो सर, बस सर यही लैम्डा बनते हैं। इंफिनिटी तो नहीं अप्रोच करता ना? क्या कह रहे हो? सर मैंने कहा कि लैम्डा इंफिनिटी तो नहीं अप्रोच कर सकता ना? नहीं, देखो लैम्डा की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, लैम्डा ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा, उसकी इम्प्लीकेशन एक ही है। लाइक आप ग्रेटर देन 1 में आप ले रहे हो 1 बिलियन लो, 1 ट्रिलियन लो, उसकी इम्प्लीकेशन वही है जो 1.01 की है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से हमने इसके ये ग्रुप्स बनाए हैं। लाइक बिटवीन 0 एंड 1 कोई भी नंबर है, सेम इम्प्लीकेशन, इज इक्वल टू 1 कोई भी नंबर है, मतलब इक्वल है, वो एक इम्प्लीकेशन। ग्रेटर देन 1 में इफ दिस नंबर इज 1.001 और दिस नंबर इज 1 ट्रिलियन, तो उन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि गैमा इज लेस देन 1 एंड अल्फा गैमा इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हम सारे केसेस को डिस्कस करने के बजाय जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 की बात करते हैं। आगे चलते हैं जी, तीसरा केस। अगर हम थर्ड केस में देखें तो थर्ड केस कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला। कॉम्प्लेक्स रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट में जरा आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में रियल कॉम्प्लेक्स वाले सर। हाँ जी, वही जो इमेजिनरी पार्ट्स आता है और कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, उसमें फिर हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो हम देखते हैं आर। यू नो व्हाट इज आर? आर क्या चीज है? ये देखो, आर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट, एच इज द रियल पार्ट, वी इज द इमेजिनरी पार्ट। जब हम उसको वही आर्गन डायग्राम पे प्लॉट करते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ यहाँ से, और ये देखें, ये हमारे पास बनती है वो डायग्राम। ऊपर लिखे हुए को नहीं देखना, ऊपर वाले को नहीं देखना, इसको देखना है। ये वाला पार्ट इसमें क्या है? V है, ये पार्ट हो गया V, ये इसमें आपको बताया होता है H, और ये जो पार्ट है ये क्या होता है? R होता है। और R क्या चीज़ है? हाइपोटेन्यूज है, विच इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आई है। अच्छा, अब अगर आप इस वाले केस में देखें ना, तो इस वाले केस में H जो आ रहा है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है? इसमें H, यहाँ पे जो H है वो इक्वल टू है, मैं इसको अगर क्लोज करूँ या इसको चले इंसर्ट करूँगा तो वो ऊपर वाली इक्वेशंस आएंगी। अगर आप इसमें देखो तो वो H जो है वो आपके पास ये वाली टर्म बन रही है, ये वाली टर्म H है, और ये वाली टर्म विद नेगेटिव साइन इसमें आगे पीछे करके ये V है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अल्फा गैमा स्क्वायर रूट आएगा। बस बड़ी सादा सी बात है कि सॉल्व, ये देखो ना H और V, ये H है ये V है, इनको सॉल्व करने के बाद H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर करें तो वो रिजल्ट जो इसमें से आ जाएगा वो अल्फा गैमा आएगा। याद रहेगी ये बात, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो अल्फा गैमा है। और ये एक और बात भी याद रखें कि ये जो हमारे पास R आता है ना, हाइपोटेन्यूज आता है, ये हमेशा इस चीज के इक्वल होता है, ये इस चीज के इक्वल होगा। ये जो C होता है A2 होता है जो इस इक्वेशन में, ठीक है। याद रहेगी ये बात, ये जो इस इक्वेशन के अंदर ये होता है ना हमेशा इसके इक्वल आएगा। ये आप करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो R जो हमारे पास आ रहा है वो बात समझ आ गई है? कितने लोगों को R वाली बात समझ आई है? समझ आ गई। A2 स्क्वायर के इक्वल, A2 के इक्वल आ रहा है सर। नहीं, R जो है वो अल्फा गैमा के इक्वल आ रहा है ना, इसके इक्वल, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमेशा जो है ना वो A2 के इक्वल होता है। वो जो इक्वेशन है ना ऊपर वाली, तो उसमें A2 के इक्वल आएगा। लाइक
ये वहां जो इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें आप देखो ना, ये वाली टर्म क्या है? सर जो आर आर आ रहा है सर, वो तो आपने कहा था कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, जबकि नीचे उसको सब्स्टिट्यूट करके एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा गेमा किया ना सर, तो मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा गेमा नहीं होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा गेमा है ना, और आर है अल्फा गेमा स्क्वायर रूट। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं अच्छा ये नहीं अच्छा है। ठीक है वो सर। वो स्क्वायर आएगा ना, ये अल्फा गेमा स्क्वायर आता है इसका रिजल्ट, और वो आर जब करते हैं तो वो है, वो लिखा शॉर्ट है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये कैसे आ रहा है, एक मिनट मुझे देखने दे जरा। ठीक है ठीक है, अल्फा गेमा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है। चले जी सर, अल्फा पता स्क्वायर क्या, रूट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा। सुने सुने सुने, आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने वो कैलकुलेशन किया, जल्दी जल्दी में ही लिखा है कि वो अल्फा गेमा स्क्वायर रूट में आता है या विदाउट आता है। मेरे ख्याल में अल्फा गेमा आता है, ये आर स्क्वायर, और जब आर लेंगे तो अल्फा गेमा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। जी सर, मैं भी ये कह रहा था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आर स्क्वायर की वैल्यू अल्फा गेमा आई है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आर लेंगे, तो वो अल्फा गेमा अंडर रूट आ जाएगा। चलें जी, सही है। अब आपने क्या जी करना सर, है, थैंक यू सर। अब आपने ये करना है, अब आपने आगे ये करना है कि अब आपने देखना है कि आइदर दिस आर इज नेगेटिव इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो इसका मतलब है अल्फा गैमा का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 आ रहा है, ऐसी ही बात है ना। और अगर r इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है अल्फा गैमा का प्रोडक्ट 1 है, और r अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब है अल्फा गैमा का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो बात बड़ी सादा सी है, तीन तरह की इंप्लीकेशन निकलती हैं। r इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन 1। यहां r कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है? नहीं सर, क्यों नहीं? सर क्योंकि लेकिन स्क्वायर मिलेंगे तो स्क्वायर वो है, दोनों का स्क्वायर है, एच स्क्वायर कोई प्लस वी और रीजन, एनी अदर रीजन, व्हाट इज आर? सर सर ये क्योंकि एक लेंथ उसमें नहीं इम्पल्सिव आती और सर, एक माइनस में नहीं आती। हाइपोटेन्यूज है ना सर, हाइपोटेन्यूज है, ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है डिस्टेंस है, सर। तो इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये है ना मैथमेटिक्स है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वगैरह वगैरह, और दूसरी बात क्या है इसमें कि ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जी पॉजिटिव, सर, सॉरी वो। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इन सारे जो हमारे पास केसेस बने हैं ना 5, ये अच्छा, इसमें टोटल जो केसेस बनते हैं ना वो 7 बनते हैं, लेकिन 2 हमने इग्नोर कर दिए हैं पहले वाले केस में। वो रीजन आपको समझ आ गया, नेगेटिव वाले हमने क्यों नहीं लिए, इसमें भी हमने नेगेटिव वाले नहीं लिए, ठीक है। तो वो रीजन आपको समझ आई है कि नेगेटिव क्यों नहीं लिए। अब हम इनकी आगे चलते हैं कि वो केसेस क्या क्या बनते हैं। अच्छा, अब हम इनकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम किस किस चीज की मिलके बनेगी, जरा आप वो देखिएगा। हम यहाँ जो डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे दो चीजों को डायग्राम बनाएंगे। एक हमारे पास डायग्राम बनेगी अल्फा गैमा इज इक्वल टू 1। देखो ना, अब जरा केसेस देखें क्यों अल्फा गैमा इज इक्वल टू 1 के डायग्राम बना रहे हैं। यहां देखें, कहीं अल्फा गैमा लेस देन 1 आ रहा है, कहीं अल्फा गैमा इक्वल टू 1 आ रहा है, ये वाले केसेस में यहाँ पे कहीं अल्फा गैमा लेस देन 1 है, कहीं ग्रेटर देन 1 है, कहीं अल्फा गैमा इक्वल टू 1 है, ये अल्फा गैमा इक्वल टू 1 है। तो पहली जो हमने डायग्राम बनानी है वो हमने अल्फा गैमा की बनानी है। अब जरा आप गौर कीजिएगा कि किस तरह से ये डायग्राम बन रही है। मैं यहाँ पे वो इंसर्ट करके आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से है, फिर उसको हम रिमूव कर देंगे, फिर नई वाली भी आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो, मूव कर जाए यार, यहाँ देखना आप जरा, अगर मेरे पास एक चीज है अल्फा है और दूसरा है गैमा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 की डायग्राम इसलिए मैं बना रहा हूँ
कि भाई इसी डायग्राम का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा और इसी डायग्राम से जो ऊपर वाला हिस्सा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारे वो सारे केसेस पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसके हम एक एक्सिस पे लेंगे अल्फा, मैं देख लेता हूं कि किस एक्सिस पे अल्फा लिया हुआ है। एक एक्सिस पे हम लेंगे अल्फा और दूसरे एक्सिस पे हम लेंगे गामा, ठीक है। तो मैं इसको जो सॉल्व करूंगा वो इस तरह से कर रहा हूं, दोबारा इस पे आ जाते हैं कि गामा इज इक्वल टू, मैं उसके लिहाज से देख बना रहा हूं जो बुक में बना हुआ है, गामा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ये कौन सा फंक्शन है? जी ये कौन सा फंक्शन है? जी आवाज ब्रेक हुई है। जी बच्चे बोले। रिपीटेड कैसे? ये जो देखो दो वेरिएबल आप समझो, ये जो है दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है एक्सेलरेशन। तो ये इनवर्स लीनियर है सर? हाँ बच्चे अच्छा। ये लीनियर कैसे है? ये यूं है ना, ये देखो y इज इक्वल इनवर्स टू फंक्शन है सर, इनवर्स फंक्शन है, y इज इनवर्स फंक्शन इनवर्स ये चीज है ना, ये वाला ये। तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? 1 ओवर x इनवर्स है सर। इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आपके जहन में आता है कैसा होगा? ये यूं होगा, ये डाउनवर्ड होगा सर, डाउनवर्ड होगा। गुड। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके पास आप अल्फा और यहाँ मैं ले रहा हूँ गैमा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो जो अल्फा कम होता जाएगा, जो जो अल्फा बढ़ता जाएगा, गैमा कम होता जाएगा। तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना, जो इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। आपको पता है ना, ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये इसके वो जो है वो होगा एसिम्प्टोटिक होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा एक जरा आप मुझे वो भी बोलें जो केस 1 2 3 हमने लिए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि गैमा इज इक्वल टू, वो जो केस 1 2 3 ऊपर लिए थे, गैमा इज इक्वल टू 4 अल्फा था, क्या था जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट आते हैं, वो क्या था? 4 अल्फा सर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय हाँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर शायद कुछ था सर। हाँ जी, वो जो भी टर्म थी 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था सर, हाँ ऐसे कुछ था। एक मिनट में फिर चलो चलो ठीक है, चलें हम वो वाली बात यहाँ समझ लेते हैं। जी सर, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे यहाँ इस डायग्राम में आप मुझे ये बताओ कि गैमा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब अल्फा कितना हो? वन हो सर। एक मिनट, 1 हो बिल्कुल। ऐसे देखो ना, यहाँ से देखो, जब x 1 होगा तभी y 1 होगा ना। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो उस वक्त जो गैमा वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है? वो भी 1 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 1। तो व्हेन अल्फा वैल्यू इज 1, गैमा वैल्यू इज आल्सो 1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई Yes, इशू तो नहीं sir. है इसमें? अब आप यहाँ बताओ जरा, इसमें नई बात समझ आई? बच्चे बोलो ना, जिसको नहीं समझ आई बोले हैं। देखो यहाँ अल्फा 1 पुट करो तो तभी गैमा 1 आता है ना, 1 ओवर 1 रिजल्ट 1। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ व्हेन अल्फा इज 1, गैमा इज 1। व्हेन अल्फा इज 2, अल्फा की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो गैमा की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, 0.5। जब मैं अल्फा की वैल्यू 0.5 पुट करता हूँ 1 ओवर 0.5, गैमा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह से है। अभी भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें आप लोग। अगर नहीं पूछेंगे तो मुझे बात नहीं समझ आएगी कि आपको कितनी समझ आ रही है और कितनी नहीं आ रही। जी ये सब लोगों को क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, जी आगे सर। ठीक है आगे चलते हैं जी। अच्छा अब इसके बाद देखो, इसमें दूसरी डायग्राम जो हम प्लॉट करेंगे वो इस चीज को प्लॉट करेंगे, वो जो हमने केसेस लिए थे इसके अंदर डिफरेंट 3 केसेस लिए थे, जहाँ पे हमारे रूट या तो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव या रियल आते हैं
या इमेजिनरी आते हैं या इक्वल अनइक्वल आते हैं। यहाँ देखें व्हेन गैमा अल्फा इज 1, अल्फा 1 पुट करो, 4 into 1 is 4, 1 + 1 is 2, 2 square 4, तो गैमा का रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इसमें भी बनता है, ये वाला। बाकी जो इसका जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। मेरी ड्राइंग यहाँ पे चूंकि कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ये नहीं यार, बहुत अच्छी नहीं आएगी। इस तरह की कोई डायग्राम बनेगी इसकी, ठीक है। ये जो सेकंड वाला ग्राफ बना है, ये सेकंड, ये वाली, ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है, ये वाले का, और ये जो पहला वाला है ये इसका ग्राफ बना है। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, अब हम इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कन्वर्जेंस है और कहाँ पे जाके जो है ना वो डिस्टेबलाइज होता है। अब यही वाली डायग्राम मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और वो वाली आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम। क्या सब लोगों को ये विजिबल है? ये डायग्राम एग्जैक्टली वही वाली डायग्राम बनी हुई है। जी सर। जी सर। अब पता चल गया डायग्राम कैसे। ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो ऊपर वाली है, ये मैंने 1 पे लगाई है और ये भी मैं 1 पे लगा रहा हूँ। ये इतनी 1 पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जरा आप केसेस देखिएगा। केस 1, जिसको मैं ये जो है ना येलो ही कलर बनता है ना, हाँ येलो कलर, ये कलर है, इसका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है 1C, ये वाला केस। व्हेन गैमा इज ग्रेटर देन 4 अल्फा बीटा, इसका मतलब ये हुआ, जरा आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गैमा इज ग्रेटर देन 4, ये वाली बात, ये वाला केस कौन सा होता है जब रूट हमारे कौन से हों? केस 1 डिस्टिंक्ट एंड रियल है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। तो इसकी जो डायग्राम बनती है वो कौन सी बनती है, कौन सा एरिया बनता है? इसकी डायग्राम ये वाला एरिया बनता है। जरा गौर कीजिएगा, ये वाली जो डायग्राम है इससे ऊपर का एरिया, यही बात है ना, क्योंकि इससे ऊपर गैमा ग्रेटर देन 4 अल्फा ओवर ये, इस लाइन पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे गैमा इज इक्वल टू 4 अल्फा ओवर 1 प्लस गैमा होल स्क्वायर, इस लाइन से ऊपर जितना भी एरिया ये वाला कर्व, इस कर्व से ऊपर, उसमें गैमा ग्रेटर देन 4 अल्फा है, और इस लाइन से जितना भी नीचे एरिया है उसमें क्या हो रहा है, गैमा इज लेस देन 4 अल्फा है। तो जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वाला केस है, ये वाला, ये इस लाइन से, ये जो कर्व है इससे ऊपर का एरिया है, ये वाला एरिया एग्जैक्ट इस लाइन वाला है, इस कर्व वाला है, और ये वाला एरिया इस कर्व से नीचे है। जी जरा बताएं, दूसरे वाले को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये वाली बात समझें। मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं यही वाली बात डायग्राम बना के। ये देखें, ये हो गया। कैसी डायग्राम बनती है? ये कर्व वैसे ही, ये कर्व नहीं आते, ये डायग्राम में ऐसे आए। ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट हाय शोर आ रहा है। ये पॉइंट जो है, ये जो है ये 1 है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो डायग्राम बनी है, ये डायग्राम किस चीज़ की बनी है? ये डायग्राम बनी है गैमा इज इक्वल टू 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 ओवर अल्फा 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर। क्यों जी, ये चीज़ क्लियर हो गई? ये इस चीज़ की डायग्राम है। आप मुझे ज़रा बताओ, इस डायग्राम से ये जो इस डायग्राम से जो ऊपर वाला एरिया है वो कौन सा है? ये वाला एरिया, ये एरिया जो है,
जितना भी एरिया डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का है। हाँ, इससे ऊपर जितना एरिया है वो गामा इज ग्रेटर देन 4 अल्फा है, इससे नीचे जितना एरिया है वहाँ गामा इज लेस देन 4 अल्फा, और इसके ऊपर जितना एरिया है उसमें ये दोनों इक्वल है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम दोबारा उसी पे चलते हैं कि ये वाला केस देखते हैं कि ये जो हमारी डायग्राम बन रही है इससे ऊपर ऊपर रियल फ्लां 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 है। अच्छा, केस 1 में अब जरा आप गौर कीजिएगा, केस नंबर 1 में कौन सा एरिया ऐसा है जो कि कन्वर्जेंट आ रहा है? मसलन इस वाले केस में दो केसेस बनते हैं, 1C 1D। 1C 1D का मतलब है 1 कन्वर्जेंट इन फर्स्ट केस एंड डाइवर्जेंट इन फर्स्ट केस। जरा आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। केस 1 में कन्वर्जेंट इज फर्स्ट केस एंड डाइवर्जेंट इन फर्स्ट केस। आप मुझे बताएं कि इस पूरे एरिया में से कौन सा ऐसा एरिया है जो कन्वर्जेंट है? मैं केस 1 के एरिया की बात कर रहा हूँ। 1C सर जो येलो वाला शेड, येलो वाला क्यों? देखो जरा बात समझने की कोशिश करो। जहां पे हमारी वो इकोनॉमिक कंडीशन पूरी हो रही है, जब हमारे दोनों रूट्स बिटवीन 0 एंड 1 है ना, तभी हमारा प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा था ना। और प्रोडक्ट लेस देन 1 कब आता है? जब हमारे पास गैमा भी लेस देन 1 हो और अल्फा भी लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 अल्फा गैमा यही एरिया बन रहा है। अगर हम इससे ऊपर का जो भी एरिया देखेंगे, ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये सारा इससे ऊपर का एरिया बन रहा है, जो केस 2 और केस 3 वाला केस 1 का जो टोटल एरिया बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। इन सारे एरियाज में से जो येलो एरिया उस केस में कन्वर्जेंस है। क्यों इस केस में कन्वर्जेंस है? क्योंकि इस केस में अल्फा और गैमा का प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है। देख लेना, ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1। अगर अल्फा भी लेस देन 1 है, गैमा भी लेस देन 1 है, तो उसका प्रोडक्ट भी लेस देन 1 आएगा। तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर ऐसा हो कि इस कोई और ऐसा एरिया जिसमें B1 भी ग्रेटर देन 1 हो, B2 भी ग्रेटर, जो यहाँ B लिखा हो ना वो हमारे लैम्डाज हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या आता है? दोनों का ग्रेटर देन 1 आएगा। और आपको वहां पता है कि ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आता। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो डाइवर्जेंस की तरफ चला जाता है। वो उन दोनों के वो आपको पीछे हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन 1 है ना, और ये ग्रेटर देन 1 वाले केस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ग्रेटर देन 1 वाले केस में प्रॉब्लम यही आ रहा था कि ये वाला, एक तो वो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली चीज़ जो है ये आ जाएगी। देखो ग्रेटर देन 1 अगर मैं करता हूँ ये नंबर, तो ग्रेटर देन 1 में इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने का मतलब है यहाँ गैमा ग्रेटर देन 1 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बात बड़ी सादा सी है कि जो पहला वाला केस है ना, इन सारे केसेस में, केस 1 में, इनमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो कन्वर्जेंट केस है, बाकी सारा डाइवर्जेंट है। अच्छा, अब रिपीटेड रूट्स पे आ जाएं। रिपीटेड रूट्स की कौन सी डायग्राम है? इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो यहां देख लो 2C जहां तक वो बढ़ रहा है ना, जहां तक वो इंक्रीज हो रहा है, ये इस लाइन के ऊपर जहां तक वो इंक्रीज हो रहा है वो इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद ये जो एरिया जहां ये डिक्रीज हो रहा है 2D, वहां अनस्टेबल है या डाइवर्जेंट है। वो रीजन यही है कि वो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या हो रहा है? थर्ड केस में ये हो रहा है कि जो R है वो लेस देन 1। R किस चीज से बनता है? अल्फा गैमा से ना। अल्फा गैमा लेस देन 1, ग्रीन, ये ग्रीन एरिया सारा अल्फा गैमा लेस देन 1। जहां ये लेस देन 1 आ रहे हैं वहां कन्वर्जेंस है, और जहां ये ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं वहां पे डाइवर्जेंस है। अच्छा आप मुझे बताएं, इस 1 से आगे जाके क्यों ये लेस देन 1 आ रहा है? आप बताओगे? ये देखो ना, यहां तक ये भी 1 है, यहां तक ये भी 1 है इस ग्रीन में,
लेकिन यहाँ पे कैसे कन्वर्जेंस है? जी गैमा की वैल्यू 1 से कम है यहाँ पे ना। नहीं, गैमा की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन बात समझ आ रही है? उन दोनों का प्रोडक्ट, इन हाँ ना, दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेस देन 1 ही आएगा। हाँ बिल्कुल, एक वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर भी बेशक हो जाए, जिस तरह अल्फा बेशक लेस ग्रेटर देन 1 हो जाए, लेकिन इस केस में गैमा इतना कम हो जाता है कि वो मिल के लेस देन 1 बनाते हैं। ठीक है, ये वाला केस। तो ये सारा ग्रीन एरिया ही जो है वो कन्वर्जेंस को शो करता है। ठीक है, और बाकी जो एरिया होगा ये हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये एक्सप्लोसिव एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइम में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला अंदर, वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो कन्वर्जन नहीं है, वो पैरेलल टू वो उसके आ जाएगा वाई सी। अब आप लोग इसमें से क्वेश्चन पूछे ताकि मुझे बात समझ आए कि आप लोगों को कितनी बात समझ आई। सर जी जी सर, ये नॉन ऑसिलेटरी और ऑसिलेटरी समझा दें प्लीज। देखें, आपके पास सपोज, आप बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ। ये फर्ज करो आपका वाई पी है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, जो कि लॉन्ग रन सोल्यूशन है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लॉन्ग रन सोल्यूशन में? नो सर। एक चीज ऐसी है, एक ऐसा कर्व है जो यूं हो रहा है, मेरी डायग्राम ठीक नहीं बन रही, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा यूं। ये आइसोलेटरी है ना, आइसोलेशंस आ रही हैं, कभी उस इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, कभी उसकी तरफ आ रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये स्टेबल आइसोलेशन नहीं है। मैं एक और डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। पीरियोडिक मोमेंट है सर। पीरियोडिक मोमेंट है। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, इस डायग्राम को, कोई अच्छी वो नहीं बन रही, मेरी ड्राइंग नहीं इतनी अच्छी। अब ये किस तरह की है? ये भी आइसोलेशन है, लेकिन किस तरह की आइसोलेशन है? कन्वर्जेंट। ठीक है, डैम्प्ड है जी। बिल्कुल सही है। और एक अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊं, अगर इसकी इस तरह बने कि अब ये भी आइसोलेशंस हैं और ये क्या हो रही हैं, ये एक्सप्लोसिव है, वो एक्सप्लोसिव में बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक वो बात ये कर रहा है, एक बात वो ये भी करता है कि भाई जिसमें उसने कहा है कि ये अगर मेरा सपोज ये वाई पी है, ये वाई पी, अगर कोई एक ऐसी लाइन जो यूं इसके साथ पैरेलल मूव कर रही है, ये पैरेलल मैंने बनानी है, तो ये क्या होगी? इसके अंदर आइसोलेशंस तो नहीं है ना? मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है? लेकिन ये स्टेबल भी नहीं है, ये नॉन आइसोलेटरी है, लेकिन स्टेबल जो है वो नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों भाई? सही। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये यूनिफॉर्म जो चीज बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब है उसके साथ बिल्कुल पैरेलल एक ही तरह से साथ साथ मूव करती जा रही है, यूनिफॉर्म स्टेप्ड फंक्शन। तो वो बिल्कुल जिस तरह से वाई पी मूव कर रहा है ना, उसके साथ साथ वो मूव कर रहा है, उसके अंदर ना तो कन्वर्जेंस आ रही है ना डाइवर्जेंस आ रही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी सर, कैन वी से दैट अगर वो कर्व 1 की तरफ मूव करती है तो वो कन्वर्जेंट है, और 1 से अवे मूव करती है तो डाइवर्जेंट है? विच कर्व? ये जो दो कर्व बन रहे हैं ना सर, अल्फा गामा और ना, उसका क्या कहते हैं? नहीं, देखें, हम मूव 1 की तरफ तो करा ही नहीं रहे, हम इसमें तो मूव किसकी तरफ करा रहे हैं? एक इसका वाई पी सोल्यूशन आया था। जी सर, बिल्कुल लॉन्ग रन सॉल्यूशन, बिल्कुल। ये वाली बात, ये जीडीपी का इक्विलिब्रियम है कि यार जो जीडीपी जो है ना, उसका ग्रोथ रेट सपोज 5% होना चाहिए। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो 5% की तरफ मूव उस वक्त करेगा जब ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी, 1C 2C एंड 3C। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, ये वाली हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, तो YC की तरफ मूव नहीं करेगा। ये कंडीशन मूव पूरी करने का मतलब ये है, इसमें एक चीज नहीं आ रही है, जिस तरह बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है, उनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 आता है तो उस केस में इकोनॉमी अगर कन्वर्जेंस से दूर जाती है, कम होती है, ज्यादा होती है, तो लॉन्ग रन में वो कन्वर्जेंस की तरफ आएगी।
इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। अगर ऐसा होता है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आएगी। तो ये वो 4 केसेस बन रहे हैं, और ये जो उसकी मूवमेंट है वो कन्वर्जेंस की तरफ, उसकी तरफ है, YP की तरफ। ओके सर। जी बच्चे, एनी अदर सर मेरा एक क्वेश्चन? सवाल है। जी जी प्लीज पूछें। सर आप केसेस की तरफ देखें, टेबल में डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स में जो 1D है उसमें B2 B1 एक्सीड कर रहे हैं 1 को, और अल्फा गामा भी 1 को एक्सीड कर रहा है ना? अच्छा जी। तो अभी आप नीचे ग्राफ में आके देखें, आपने जो सर शेड किया है ग्रे एरिया जो है, उसमें वो ग्रे एरिया गामा जब 1 को एक्सीड कर रहा है उधर तक नहीं जाएगा, ऊपर तक? मैं समझा नहीं। सर आप ग्राफ ये देखिए, वाला ग्राफ ना, में ये जो वाला ना, गामा की 1 की लाइन है 1T। वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है लाइन गामा की 1। ठीक है। जी। तो ऊपर हमने कहा है कि अल्फा एंड गामा दोनों 1 को एक्सीड करेंगे, तो इधर अल्फा तो 1 को एक्सीड कर रहा है ग्रे एरिया में, लेकिन गामा का जो एरिया है वो एक्सीड नहीं कर रहा 1 से, ग्रे जो एरिया है शेडेड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझे ना आप जरा। एग्जैक्टली इस एरिया को इस एरिया से कंपेयर करें, ये ग्रेटर देन 1 वाला, ये वाले इसकी वही इम्प्लीकेशन बन रही है जो इसकी है। लाइक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड गामा इज ग्रेटर देन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड गामा ग्रेटर देन 1 का मतलब दो तरह से हो सकता है, या तो ये दोनों इंक्रीज कर रहे हो, या इनमें से कोई एक इतना तेज इंक्रीज कर रहा है कि दूसरे के इंक्रीज ना भी करे, वो लेस देन 1 रहे, तो वो उसको इन्फ्लेट करेगा। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अल्फा इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कि अगर गामा नहीं भी बहुत ज़्यादा बढ़ता तो वो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आएगा। एग्जैक्टली यही वाला केस कि देखो इसमें अल्फा बेशक बढ़ता रहे, लेकिन गामा इतना छोटा है कि उन दोनों के प्रोडक्ट को डिफ्लेट कर रहा है, लेस देन 1 रख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ गामा, यहाँ अल्फा इतना बड़ा है कि गामा जितना मर्जी छोटा हो उसके रिजल्ट को इन्फ्लेट करेगा। मैं दोबारा इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ, ये ग्रेटर देन 1 वाली, यहाँ पे गामा इतना छोटा साइज है कि अल्फा की वैल्यू जितनी मर्जी इंक्रीज करे वो उसको 1 से लेस ही रखेगा प्रोडक्ट। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका अल्फा जितना मर्जी बढ़ता रहे, गामा की वैल्यू इतनी है, सॉरी गामा की वैल्यू बेशक कांस्टेंट रहे, लेकिन अल्फा इतना बड़ा नंबर है कि वो उसको 1 से बड़ा रखेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ आया आपको? जी सर, दोनों की डोमिनेंस का देखने, कौन सा डोमिनेट कर रहा है तो वो उस एरिया में आ रहा है। एग्जैक्टली। तो यहाँ डोमिनेंट कौन सी वैल्यू कर रही है, जो ग्रेटर देन 1 वाली है, जो ठीक है अल्फा या सर। गामा में से जो ग्रेटर है, और यहाँ कौन सी डोमिनेट कर रही है, जो उनमें से लेस वाली है। वो जी सर, वो सही बेशक है। तो अच्छा, इससे ऊपर वाला एरिया हमने डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि अल्फा गामा ग्रेटर देन 1 वाला, ये वाला जो है ना, गामा ग्रेटर देन 1, गामा ग्रेट, बात जरा समझने की कोशिश करो, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ना, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसलिए मैंने 1 से ऊपर तो गया ही नहीं हूं ना, उसको इसको तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। वर्टिकल समझ आइए बात की, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया। जो होता है ना अल्फा, इस पे ये कंडीशन नहीं होती कि ये बिटवीन 0 एंड 1 है। हो सकता है आपकी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ बड़ी है, और आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट, वो 150 इंक्रीज कर जाए। ठीक है, उसकी तो जो अल्फा होता है ना एक्सेलरेशन, इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि इट इज बिटवीन 0 एंड 1। आप ये देखो, ये इनिशियल कंडीशन, gamma is between 0 and 1 but alpha is positive. if it is positive तो ये greater than 1 कोई भी नंबर हो सकता है। मेरा पॉइंट आपको समझ आया? यस सर, आई गॉट योर पॉइंट। तो इसलिए ये ऊपर वाला पॉइंट, तो इससे ऊपर वाला एरिया तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम इससे बिलो कर रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल आगे जा रहे हैं। अदरवाइज तो होना ही यही चाहिए था कि खाली ये एरिया डिस्कस करते। अगर गामा लेस देन 1 होता, अल्फा लेस देन 1 होता, तो खाली ये एरिया हम डिस्कस, इस ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे होते। हमने बिलो गामा सारा एरिया डिस्कस किया। थोड़ा सा ये मॉडल मुश्किल है, लेकिन आई विश के हमारे पास क्लासरूम होती तो फिर ये मैं आपको मुश्किल ना फील होने देता। सर इसका अगर YouTube पे भी लेक्चर हो तो वो भी हम देख सकते हैं ना, वीडियोस पे इजी होगा फिर। मुझे नहीं पता कि इसका अवेलेबल है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल होगा। YouTube पे मैथ्स के कम ही अवेलेबल हैं, और स्पेशली इस मैथ्स 2 के मुझे तो नहीं कभी कोई नजर आया, शायद हो। मैथ्स 2 पे तो नहीं है, लेकिन सर ये इसका इकोनॉमिक मॉडल जो पॉल सिमुलसन ने दिया है, उसका इंटरेक्शन मॉडल वो अवेलेबल है।
ठीक है ठीक है ठीक है, वहां उससे से ये काफी समझ आ जाती सर है। जी सर जी आप बना के यूट्यूब पे रखें ना, एक अपना चैनल खोलें आप भी। चलें यार, कर लेते हैं। आप लोगों पढ़ाई कर लें इंशाल्लाह, फिर हम यही काम करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी के लिए, ये मेरे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा, तो यूट्यूब वालों को कहाँ से समझ आएगा बाकी लोगों को? नहीं सर, लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि बंदा जब समझ रहता है तो आपने तो अपने फ्लो से चलना होता है, तो बंदा भी थोड़ा सा डर लेता है बेचारा मेरी तरह, को उसको नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन जब यूट्यूब पर लेक्चर पढ़ा होता है फिर वहाँ से समझ आ जाता है। अच्छा यार, ये बेचारा कौन सा है, जरा बताओ तो सही। कौन बेचारा बोल रहा है? सर मोहम्मद यासीन। अच्छा, मोहम्मद यासीन। यार यासीन, तुम कहाँ बेचारे हो? सर मैं बहुत सा स्टूडेंट हूँ मैं आपका सर। हाँ यार ना, इंशाल्लाह तुम साथ साथ लेके चलेंगे, तुम्हें कर लोगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मिड टर्म वाले स्लेब। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। उसामा? नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं मिड टर्म के सिलेबस पे। तो आप जरा बताएं मिड टर्म का क्या सिलेबस रखें, कौन सा, कहां से कहां तक रखें? मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, मैं टोटल आपको 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा जो मैक्सिमम आप 2 आवर्स लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब आप जितनी मर्जी टाइम में सॉल्व करते रहें, मैंने आपके लिए ऑप्शन खुला दिया है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब आप जरा सिलेबस मुझे बता दें कि सिलेबस क्या रखा जाए। सर 14, 15, 16 रखो। हैं? सर 14, 15 जरूर रखो। चले, मैं एक काम करता हूं, मैं मिड टर्म के सिलेबस के लिए 14, 15, 16, 17 मेरी राय सुन लें, मेरी राय सुन लें। मैं आपके मिड टर्म के चैप्टर में ये वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं करता, ठीक है? ये जो चैप्टर था ना, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है, ये कौन सा है नंबर? जो 18 पढ़ रहे हैं, 18 में आप लोगों के लिए एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक मिनट मुझे जरा देखने दो यार, फिर रह क्या जाएगा? सर चैप्टर 14, 15, 16, 17 बहुत है सर। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हायर ऑर्डर, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम नहीं रखते, ठीक है? हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम नहीं रख रहे। अच्छा, अब हम जो कर रहे हैं वो करेंगे चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17, ठीक है? हम 18 शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसमें होगा ऐसे कि आप लोग प्लीज, मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चलें क्वेश्चन बेशक अगर हो सकता है, मैंने बिल्कुल छोटे क्वेश्चन दिए तो मैं हो सकता है छोटे पार्ट्स बना के 10 क्वेश्चन कर दूं, छोटे पार्ट्स बना के, बड़े नहीं, वो जो वही 5-5 नंबर के होते हैं, या अगर बड़े क्वेश्चन हुए तो मैं छोटे मार्क्स के कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने सारा पेपर ये खुद सॉल्व करना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी। बुक्स जो मर्जी खोल लीजिएगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल से, किसी बंदे से हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है? और एक चीज और भी रखें, जितना अच्छा मर्जी आप पेपर कर लें, मैंने इस पेपर के बाद आप लोगों से उसी में से पूछना भी है। मेरी मर्जी में जिससे पूछूं, जिससे ना पूछूं, ठीक है? ये थोड़ी सी चॉइस मुझे भी दें कि भाई किस किस से क्वेश्चन मैंने पूछना और किस से नहीं पूछना, कि ये कैसे सॉल्व किया है, ठीक है? तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो